डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत दीपदान एकांकी जो है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कहानी कला के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी का मूल्यांकन करेंगे और एक के बाद एक एकांकी कला के जितने भी तत्व है वो सारे तत्वों का बारीकाई से अध्ययन करेंगे। दीपदान एकांकी एकांकी कला के तत्वों के आधार पर एकांकी का मूल्यांकन। तो ये दीपदान जो एकांकी है उसका उद्देश्य क्या रहेगा ये पढ़ाई के बाद। तो दीपदान एकांकी कला के तत्वों के आधार पर अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी दीपदान एकांकी को समझ पाएंगे। एकांकी क्या है और एकांकी की रचना किस तरह और कितनी मात्रा में होती है उसकी समझ पाएंगे। इस एकांकी के पात्रों के चरित्र चित्रण से रूबरू हो पाएंगे। दीपदान जो एकांकी है उस एकांकी में प्रमुख 7 पात्र है, तो 7 पात्रों के जो चरित्र है उसके चरित्र के बारे में अवगत हो पाएंगे। साथ ही साथ एकांकी जो है वो उसके देशकाल एवं वातावरण से सुपरिचित होंगे, क्योंकि यह जो एकांकी है वो 1952 में लिखी गई है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश की क्या हालत थी और राजनीतिक ऐतिहासिक परिवेश किस तरह का था उसके बारे में भी आसानी से समझ पाएंगे। एकांकी कला के प्रमुख जो तत्व है वो सारे तत्वों का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। तो एकांकी कला के जो तत्व है उसमें प्रमुख तत्व जो है वो कथा वस्तु है, प्लॉट। इसकी जो कथा वस्तु है उससे केंद्र में रखकर इस एकांकी का उसके तत्वों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तो दीपदान जो एकांकी है वो एकांकी 1954 में लिखी एक ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित एकांकी है। इसकी जो कथावस्तु है वो ऐतिहासिक है। एकांकी का जो प्रारंभ है वो ऐसे होता है कि चित्तौड़गढ़ का जो राजमहल है वो राजमहल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वो कार्यक्रम में सब लोग सज धज के आए हैं, खास करके जो महिलाएं हैं वो सज धज के आई है, क्योंकि वहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। तो उसका एकांकी का जो प्रारंभ होता है उसमें सारी नारियां स्त्रियां सज धज के आती है और नृत्य एवं नगाड़े की आवाज आती है और पूरा का पूरा जो माहौल है वो हर्षोल्लास से ओतप्रोत है। नगाड़े की धुन बजती है, आवाज आती है, सभी नारियां स्त्रियां जो है वो सज धज के आई है और नृत्य के मूड में है। सभी नृत्यांगनाएं तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करने के लिए आ रही है। तो ये जो कार्यक्रम है वो वहाँ के जो राजमहल है उस राजमहल में तुलजा भवानी नामक जो देवी है उसकी पूजा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है। तो ये जो तुलजा भवानी है वो तुलजा भवानी को दीप का दान करने वाली है। सारी की सारी जो स्त्रियां आई है वो अपने हाथ में एक एक दीप लेकर आई है और एक दीप अर्पण करेगी अपनी आराध्य को। राजा सांगा जो है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका जो पुत्र है उदय सिंह वो
वहाँ के राज्य के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। लेकिन क्या है कि इसकी उम्र अभी 14 साल है, यानी कि वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ, पुख्त नहीं हुआ। कहने का मतलब उसे अभी राजगद्दी पर बिठाना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 14 साल की ही है। इसलिए राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और उसे राज्य की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब तक उदय सिंह जो है वो परिपक्व ना हो जाए, तब तक के लिए बनवीर को पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बनवीर एक दासी पुत्र है, वो कुटिल था, वह राज्य को धीरे धीरे हड़प लेना चाहता है। परिणाम स्वरूप वो कई तरह की कुटिल युक्तियां करता रहता है। राज्य को हड़पने के लिए वो उदय सिंह की हत्या भी करना चाहता है। इसी के सिलसिले में एक रात्रि उसी ने दीपदान उत्सव के बहाने नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन किया गया है। राज्य में नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन करवाया है बनवीर ने, जो दासी पुत्र है। प्रजा को इस उत्सव में व्यस्त रखकर बनवीर यह चाहता है कि कुंवर उदय सिंह की वह हत्या का प्लान बनाए और उसे मार दे। लेकिन जो कुंवर उदय सिंह है, उसकी देखभाल करने के लिए एक दाई माता के रूप में पन्ना को रखी हुई है और इस प्लान का पता उस दाई माता पन्ना को चल जाता है। वह कुंवर को, परिणाम स्वरूप वह कुंवर को एक टोकरी में छुपाकर राजभवन से कहीं दूर, कोसों दूर भिजवा देती है और इसका शक किसी को नहीं होता, क्योंकि पन्ना जो है वो बिल्कुल बुद्धिशाली और इस राज्य की सबसे देखभाल करने वाली महिला के रूप में पन्नाबाई का नाम लिया जाता है। इसलिए अपनी सोच के तहत वो उदय सिंह को एक टोकरी में बिठाकर भिजवा देती है सही जगह पर। कुंवर की शैया पर अपने कुंवर जहां पर सोते थे उदय सिंह, उसी जगह पर वह पन्नाबाई अपने ही पुत्र चंदन को सुला देती है। जब बनवीर वहां आता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो उसने पन्ना को सबसे पहले जागीर देने का, राज्य देने का, कुछ गांव का हिस्सा देने का, सारा का सारा जितना हो सकता था उतना प्रलोभन देता है। लेकिन पन्ना जो है वो निर्भीकता से, निर्भीक होकर उसके सारे प्रलोभनों को ठुकरा देती है। फिर जो बनवीर है वो नशे में धुत होकर पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बातों में नहीं आती और सारे प्रलोभनों को तुम ठुकरा देना चाहती हो, तो वो उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि वो उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। तब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन, जहां पर वो लिटाया है चंदन को, उसकी ओर इशारा किया कि वो है उदय सिंह। तब सत्ता के लालच में अंधातुर बनवीर ने कहा, अपने हाथ में तलवार को लेते हुए बनवीर बोलता है, आज मेरे नगर में स्त्रियां ने दीपदान किया है, क्योंकि अपनी देवी तुलजा भवानी के उपलक्ष्य में दीपदान का कार्यक्रम रखा है और इस दीपदान के कार्यक्रम में नगर की सारी स्त्रियां अपने हाथ में एक एक दीप लेकर आई है और तुलजा भवानी को अर्पण करने वाली है। तो यहाँ पर बनवीर कहता है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो यह मेरा दीपदान। और जो है वो उदय सिंह की हत्या कर देता है। लेकिन उदय सिंह की जगह वो पन्ना
धाई का बेटा चंदन सोया हुआ था, वो बनवीर को पता नहीं था और जाने अनजाने चंदन की हत्या हो जाती है, जो कि पन्ना का बेटा है। पन्ना ने अपने बेटे की बलि देकर चित्तौड़ के कुंवर की रक्षा की। यहाँ पर इस एकांकी का अंत होता है। कहने का मतलब ये है कि पन्ना जो है वो धाई माता है और उस पर उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह की जिम्मेदारी सौंपी थी। वो उसके पालना था, उसे बड़ा करना था। वो जिम्मेदारी वह बखूबी निभाती है यहाँ पर, और वह अपने पुत्र का बलिदान देकर एक त्याग भी करती है। तो इस तरह यहाँ पर इस एकांकी दीपदान की कहानी संपन्न होती है। अब दूसरा जो है वो एकांकी के पात्र है। तो इस एकांकी में देखा जाए तो कुल मिलाकर 7 पात्र है। एक पन्ना है, दूसरा है कुंवर उदय सिंह, तीसरा है बनवीर, चौथा है चंदन, पांचवा है कीरत और छठा है सोना, और अंतिम यानी कि 7वां जो पात्र है वो शामली का है। तो सबसे पहला जो पात्र है वो पन्ना का, और इस दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र के रूप में भी पन्ना का ही पात्र आता है। तो पन्ना जो है वो 30 या 32 वर्षीय राजपूत महिला है, जिसे चित्तौड़ राजवंश के महाराणा सांगा के छोटे पुत्र और अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा का भार सौंपा गया है। तो वह अब जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाती है वो। और पन्ना में स्वामित्व का एक गुण है, देशभक्ति का गुण है, देश प्रेम उसके रग रग में बसा हुआ है। वो कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, ममता एवं त्याग इत्यादि गुणों से ओतप्रोत पन्ना का पात्र है। परिणाम स्वरूप त्याग की अगर बात की जाए तो उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन की बलि भी दे देती है, और बनवीर जो उसे प्रलोभन देता है वो प्रलोभन में उसके झांसे में नहीं आती। इसलिए वो कर्तव्यनिष्ठ भी है, सहनशीलता उसमें कुट कुट के भरी है और बुद्धिमत्ता भी है। परिणाम स्वरूप वो कुंवर की किसी भी परिस्थिति में रक्षा करती है, उसे बचाती है। इस एकांकी का दूसरा पात्र जो है वो कुंवर उदय सिंह का है। तो कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का छोटा पुत्र और चित्तौड़ राज्य का उत्तराधिकारी है। कहने का मतलब चित्तौड़ जो है उसका राजा वही बनने वाला है, उत्तराधिकारी वह है, लेकिन अभी वह 14 वर्षीय अल्प वयस्क होने के कारण पन्ना के संरक्षण में पल रहा है। उसका लालन पालन पन्ना जो उसकी धाई माता है वो कर रही है। तो इस तरह का 14 वर्षीय कुंवर है उदय सिंह, जो आने वाले समय में चित्तौड़ का राजा बनने वाला है, चित्तौड़ की राजगद्दी पर विराजमान होने वाला है। तीसरा पात्र जो है वो बनवीर का है। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है बनवीर। कुंवर उदय सिंह के अल्प वयस्क होने के कारण, क्योंकि उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ की राज्य गद्दी पर विराजने वाले और हकदार भी है, लेकिन उसकी जो उम्र है वो 14 साल की है, वो अभी परिपक्व नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप राज्य का पूरे के पूरे राज्य, चित्तौड़ राज्य की जो जिम्मेदारी है, उसका जो संरक्षण है वो बनवीर को सौंपा जाता है, जो कि एक दासी पुत्र है। और दीपदान एकांकी का खलनायक भी बनवीर ही है। अब चौथा जो पात्र है वो चंदन का पात्र है। तो चंदन जो है
वो धाई माँ पन्ना का एक लौता संतान है। इसका एक ही पुत्र है और वह है चंदन, जो अभी किशोर है। वो इसकी उम्र 13 साल की है, लेकिन जब निर्दयी बनवीर जो है वो चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर मार डालता है, और जब बनवीर उसकी हत्या करने आता है तब उसकी माँ पन्ना जो है वह ही इशारा करती है कि वह उदय सिंह है, और उदय सिंह समझकर बनवीर चंदन की हत्या कर देता है। पांचवा जो पात्र है वो कीरत का है। तो ये जो कीरत है वो एक 40 वर्षीय राज्य में चित्तौड़गढ़ जो है वो राजघराने में साफ सफाई करने वाला एक सफाई वाला है। राजमहल की सफाई करना तथा झूठी पत्तलें उठाना उसका काम है। जो राज्य की साफ सफाई करने के साथ साथ उसकी पत्तल वगैरह जो है, वो कूड़ा वगैरह जो है, उसे बाहर ना एक टोकरी में भरकर बाहर ले जाना लाना उसका काम होता है। कुंवर उदय सिंह के जीवन बचाने की जब बात आती है तो वह तुरंत मान जाता है। जब पन्ना उसे कहती है कि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने वाला है, और इसी रात जिस दिन दीपदान का उत्सव राज्य में मनाया जाने वाला है, उसी रात उदय सिंह की हत्या बनवीर करेगा। यह बात जब पन्ना कीरत को समझाती है तब कीरत किसी भी कीमत पर कुंवर उदय सिंह को टोकरी में बिठाकर राज्य के बाहर सेफ जगह पर पहुंचाने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर कीरत भले सफाई वाला है, सफाई कामदार है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने जान की परवाह किए बगैर कुंवर उदय सिंह की रक्षा करता है, उसे सेफ जगह पर पहुंचाने का काम करता है। एकांकी का छठा जो पात्र है वो सोना का है। सोना रावल स्वरूप सिंह की पत्नी है। वह कुशल नृत्यांगना है, नृत्य करना उसे अच्छा लगता है। उसकी जो काया है वो कोमल काया है, वो दिखने में सुंदर दिखती है। इतना ही नहीं, वह नटखट है, चंचल है, बातूनी है, हर किसी के साथ बातें करने लग जाती है और हर किसी को फुसला भी देती है। इतनी ही वो लोभी है, आसानी से वो किसी की भी बातों में आ भी जाती है। वो भ्रमित करने वाली है। तुलजा भवानी के सम्मुख दीपदान का जो राज्य में उत्सव रखा है, वो उत्सव में तुलजा भवानी के सम्मुख मनमोहन नृत्य प्रस्तुत करके सबका मोह मनमोह लेती है। वो इतनी ही शालीन भी है, इतनी ही चतुर भी है, इतनी ही बातूनी भी है। हर किसी को वो पल भर में भ्रमित कर देने वाली है। और इस एकांकी का अंतिम जो पात्र है वह है सामली, सातवां पात्र सामली। तो यह एक दासी है। वह विश्वासु है, वफादार और देशभक्त भी है। राजमहल में घट रही हर घटना की जानकारी, पल पल की जानकारी वह पन्ना तक पहुंचाने का काम करती रहती है। राज्य में क्या चल रहा है, बनवीर किस तरह की साजिश बना रहा है, उसकी पल पल की जितनी भी खबर है वो पन्ना तक पहुंचाने का काम सामली करती है। तो वह एक दासी है। तो इस पात्र के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि तत्कालीन समय में जो राजमहल हुआ करते थे, वो राजमहल के अंदर इस सामली जैसी दासियाँ भी हुआ करती थी। अब है देश काल एवं वातावरण। कहानी काल कला के एकांकी कला के जो तत्व है, वो तत्वों में सबसे प्रमुख तत्व अगर कोई है तो वो देश काल एवं वातावरण है। क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति
किस तरह की थी, उसी के आधार पर एकांकी का मूल्यांकन किया जाता है। तो जिस कालखंड में दीपदान एकांकी की रचना की गई है, उस समय देश नए सूर्योदय के मुहाने पर खड़ा था। कहने का मतलब ये है कि 1937 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये जो एकांकी है वो 1954 में लिखी गई है। तो उसी समय हमारे देश की परिस्थिति किस तरह की थी, देश अभी अभी ही स्वतंत्र हुआ था, तो देश के सम्मुख किस तरह की परिस्थितियां रही थी, उसका भी वर्णन यहाँ पर आ जाता है। तत्कालीन परिस्थिति का सुबक समन्वय यहाँ पर होता है। भारत को अपने अतीत से क्या आत्मसात करना है और क्या छोड़ देना है, इसी परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक एकांकी दीपदान लिखी गई है। इस एकांकी में देशभक्ति, राजभक्ति और कर्तव्य पालन का संदेश भी मिलता है। दूसरी बात, इस एकांकी के माध्यम से हमें तत्कालीन राजतंत्र के षड्यंत्र की भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन परिवेश में खास करके राजमहलों में किस तरह के षड्यंत्र किए जाते थे, उसका भी यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने इंसान को स्वार्थ के वशीभूत होकर लालच से बचाने की प्रेरणा भी दी है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करने की भी सीख यहाँ पर लेखक ने देने का प्रयास किया है। दाई माता पन्ना ने अपने पुत्र का दीपदान करके स्वामी भक्ति अदा की है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तत्कालीन चित्तौड़ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को भी यहाँ लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मित्रों, एकांकी है, उस एकांकी के एकांकी कला के तत्वों के बारे में हमने देखने का प्रयास किया है। तो एक उद्देश्य भी हो सकता है उसका एक तत्व कि किस उद्देश्य से ये लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने एकांकी कला के सारे तत्वों का एक के बाद एक देखने का प्रयास किया है। तो मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि एकांकी कला के तत्वों के आधार पर आप सभी विद्यार्थियों ने दीपदान एकांकी को समझे होंगे। तो मित्रों, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। एक दूसरे टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः